प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। बड़ी खुशी की बात है कि आप प्रथम वर्ष से उन्नत होकर के द्वितीय वर्ष में प्रवेश पा चुके हैं। मैं आपको हिंदी साहित्य के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में बताऊंगा, अध्ययन कराऊंगा। प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य से संबंधित है, जो 100 अंक का है। रीति रसतरंगिणी नामक एक पुस्तक है, जिसमें रीति कवियों के संकलित अंश हैं, जिनका आपको अध्ययन करना है। 16 और 12 यानी 28 अंक आपके ऐतिहासिक और साहित्यिक स्वरूप के बारे में है। रीति से तात्पर्य रीति का नामकरण, रीतिकाल की वर्गीकरण, समय सीमा, उसकी विशेषताएं आदि से संबंधित तथा रस, अलंकार आदि सिद्धांतों से संबंधित, रीतिकाल के जो तीनों वर्ग हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, काव्यधारा से संबंधित, नायक नायिका भेदों से संबंधित। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो 28 अंक हैं, ये आपके आलोचनात्मक प्रश्न 16 अंक का और एक 12 अंक का अलग से पूछा जाएगा। 3 व्याख्या पूछी जाएंगी 8-8 अंक की, और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 16-16 अंक के। तो इस तरह से आपका ये 100 नंबर का प्रश्न पत्र बनकर तैयार होता है। सबसे पहले हम रीतिकाल से तात्पर्य, उसका जो नामकरण है, उसकी कालगत जो परिस्थितियाँ हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त अध्ययन किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है और जो नामकरण की जो स्थिति है, उसको आपने अच्छी तरह से समझ भी लिया है। प्रथम वर्ष के अंदर आपका आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित जो कवि थे, वो प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में आपने उनकी जानकारी ले ली है। अब द्वितीय वर्ष के अंदर जो रीतिकाल से संबंधित कवि हैं, उनसे संबंधित जो पद्यांश हैं, उनको आपको अध्ययन करना है। और तृतीय वर्ष में आधुनिक काव्य से संबंधित जो कवि होते हैं, और उनका अध्ययन आपको करना होगा। तो द्वितीय वर्ष में जो रीतिकाल है, तो रीतिकाल का सीमांकन है, उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, उनके बारे में आपको आज मैं थोड़ा सा रूपरेखा उसके सामने आप उपस्थित करता हूँ। उससे पहले आपको ये बात भी अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि बिना भूमिका के, रीतिकाल की बिना भूमिका को समझे बिना हम रीति कवियों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हमें रीतिकाल से तात्पर्य क्या है, रीतिकाल की वस्तुस्थिति और उसका जो सीमांकन है वो कैसा रहा है, उसके नामकरण के बारे में विद्वानों की क्या विचार रहे हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से निरूपित किया गया है, और किस प्रकार की उनकी जो विशेषता है वो विशेषता, यानी हम कहने का तात्पर्य कि जब तक उसका जो बढ़ाया स्वरूप है, जब तक हम उसका अध्ययन नहीं कर पाते, तब तक हम रीतिकाल की कवियों के साथ, उनकी जो रचनाएँ हैं, उनके साथ वास्तविक न्याय नहीं कर पाते। इसलिए परिस्थितियों को समझना सबसे पहले बहुत आवश्यक है। तो मैं आज आपको रीतिकाल के नामकरण और उससे संबंधित कुछ बातें आपको बताऊंगा। जैसा मैंने अभी पूर्व में बताया कि रीतिकाल का जो सीमांकन है, वो संमत 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का जो काल है, उसे मोटे रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्तिकाल के पश्चात हिंदी साहित्य में जो धारा प्रबल वेग से प्रभावित हुई, उसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीति से तात्पर्य विशेष परिपाटी से है। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल, मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल, और डॉक्टर रसाल ने इसे कला काल नाम दिया। अब चूंकि नामकरण तो विद्वानों के द्वारा हुआ, लेकिन वास्तव में इस युग को, इस काल को क्या नाम दिया जाए जो सार्थक हो सके, इससे संबंधित हम अब चर्चा करें तो पाते हैं कि मिश्र बंधुओं द्वारा जो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया गया था, उन्होंने कहा था कि इस काल की कविता में अलंकरण का विशेष बल दिया गया है, अतः इसे अलंकृत काल कहा जाए। जबकि विद्वान आलोचकों के मत में रीतिकाल में अलंकारों का लक्षण उदाहरण के रूप में निरूपण अवश्य हुआ है, किंतु अलंकारों के साथ साथ काव्य के जो अन्य अंग हैं, उनका भी निरूपण हुआ है। इसलिए कवि की सरस और भावुक रसिक वृत्ति भी जगह जगह पर प्रकट हुई है। रीतिकालीन कवि वाणी के विस्तार की सीमा को जानते थे। भावों का कोश वाणी की प्रतीकों द्वारा उद्घाटित करने की शक्ति
इन्हीं रीति कवियों में थी। अतः ऐसी कविता को केवल अलंकृत काल कहने से अव्याप्ति दोष हो जाता है, इसलिए यह नाम भी सार्थक नहीं है। दूसरा नाम डॉक्टर रसाल द्वारा सजाया गया कलाकाल नाम, जो कला पक्ष की प्रधानता को स्पष्ट करता है और भाव पक्ष की उपेक्षा करता है। इसलिए वास्तव में रीतिकाल की जो सर्वप्रमुख प्रवृत्ति है वो रीति परंपरा है। अलंकृत काल या कलाकाल दोनों ही नामों से इस प्रमुख प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। स्वयं मिश्र ने इसे रीतिकालीन कवियों के ग्रंथों को रीति ग्रंथ और उनके विवेचन को रीति वचन कहा। श्रृंगार की प्रमुखता को लेकर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल नाम दिया, किंतु श्रृंगार रस का सांगोपान विवेचन रीति कवियों में हुआ है। श्रृंगार रस के गति, स्थायी भाव, उसके आलम्बन, उद्दीपन, विभाव, संचारी भावों का विस्तृत विवेचन इसमें नहीं हुआ है। श्रृंगार की प्रधानता अवश्य है, किंतु वह सर्वत्र रीति पर आश्रित है। अतः श्रृंगार काल भी प्रमुख प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं करता। साथ ही वीर, भक्ति आदि श्रृंगार इतर रसों में रचे हुए तथा काव्यांग विवेचन की दृष्टि से लिखित अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ इसकी सीमा में नहीं आते। अतः ये नाम भी उचित प्रतीत नहीं होता। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, यह इस काल के कवियों का वर्गीकरण बड़ा सुसंगत और सम्यक है। इस वर्गीकरण पर रीति परंपरा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा है। श्रृंगार काल में इस आंतरिक प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं होता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, परंतु आचार्य शुक्ल इसे रीतिकाल ही कहेंगे। अलंकृत काल, कला काल और श्रृंगार काल तीनों ही नाम रीतिकाल की आंतरिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का कथन है कि कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस व राज प्रशंसा की उपेक्षा होती है, किंतु रीतिकाल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। रीतिकाल नाम पद्धति विशेष के आधार पर होने के कारण नितांत सार्थक भी है। इस युग का कवि रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि आदि के सारे अपने कवित्व का परिचय कराना चाहता था। रीतिबद्ध कवि रीति से प्रभावित थे ही, साथ ही रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि भी नायिका भेद, रस, अलंकार आदि के प्रकांड पंडित भी थे। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति का अर्थ रीति ही काव्य आत्मा और विशिष्ट पदरचना रीति ही है, किंतु हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति तथा उसका निर्देशन काव्य शास्त्र है। कवि रीति, छंद रीति, अलंकार रीति, वर्णन रीति आदि शब्दों से यह स्पष्ट है। अतः हिंदी में रीति शब्द काव्य शास्त्र का पर्यायवाची शब्द बना, जिसमें रस, अलंकार, सद्ध्वनि, छंद आदि काव्यांगों का निरूपण किया गया। इस काल में प्राय श्रृंगारपरक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। इसका प्रेरक तत्व कवियों की काम वासना नहीं बल्कि धन प्रधान रहा है। अनेक कवियों ने अपने ग्रंथों में स्पष्ट कहा है कि वे इन रीति ग्रंथों का निर्माण दूसरों को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के लिए कर रहे हैं। भाषा भूषण ग्रंथ को जो देखे चित लाए और विविध अर्थ साहित्य रस ताहि सकल दर्शाए, यह जसवंत सिंह के द्वारा लिखा गया भाषा भूषण ग्रंथ से उद्गत है। विलासी आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने और शास्त्र जैसे रूढ़ विषय को सरस बनाने के लिए श्रृंगारिक छंदों का समावेश किया गया है। प्रत्येक कवि द्वारा श्रृंगार को न्यूनाधिक रूप में ग्रहण करना भी एक विशेष प्रकार की रीति पद्धति ही है। अतः रीतिकाल नाम ही अधिक वैज्ञानिक, सुसंगत और सार्थक है। धन्यवाद।